वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल बायोस्फीयर बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 11 और 12 के बायोलॉजी विषय के हर टॉपिक को अच्छे ढंग से समझने में मदद मिलेगी तथा इसके साथ साथ आपको नीट और दूसरे यूजी कोर्सेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में भी मदद मिलेगी। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम धनंजय कुमार है। मैं पिछले 11 वर्षों से पीजीटी बायोलॉजी के रूप में बच्चों को बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। इस YouTube चैनल के माध्यम से हम लोग क्लास 11 और क्लास 12 के बायोलॉजी के डिफरेंट चैप्टर्स के बारे में विस्तार से समझेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे ढंग से जानकारी हर टॉपिक के बारे में दे सकूं, यह मैं पूरा अपना प्रयास करूंगा। तो इसी क्रम में चलिए आज हम लोग क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है, यूनिट है, उसके हम लोग स्टडी करेंगे। इस यूनिट में 4 चैप्टर्स हैं, जिसमें से जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स या जीवों में जनन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, रिप्रोडक्शन जो है वह ऑर्गेनिजम्स का एक फंडामेंटल फीचर होता है। फंडामेंटल फीचर्स जो कि ऑर्गेनिजम्स के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स या गुण होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं। हम लोगों ने क्लास 11 में बहुत सारे बेसिक उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोगों ने पढ़ा है। उसमें से जैसे हम लोगों ने बात करते हैं, हम लोग ग्रोथ की बात करते हैं, मूवमेंट की बात करते हैं, एसिमिलेशन की बात करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। तो उसी क्रम में जो है रिप्रोडक्शन भी एक फंडामेंटल फीचर है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का, और यह लगभग हर जीव में होता है, और जिसके प्रोसेस के द्वारा जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने स्पीसीज को आगे कंटिन्यू कर पाते हैं। तो चलिए इस क्रम में हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और इस चैप्टर में जो सबसे पहला जो टर्म है वो है आपका लाइफ स्पैन। अब लाइफ स्पैन क्या होता है? देखिए, हर जीव जो बर्थ जब लेता है तो बर्थ से लेकर उसके नेचुरल डेथ के टाइम ड्यूरेशन को हम लोग जो है लाइफ स्पैन कहते हैं। इसे हिंदी में जीवन अवधि कहते हैं। यह सिंपल सी इसकी डिफिनीशन है। मीन्स जो पीरियड उसके जन्म से लेकर, मीन्स उस जीव के जन्म से लेकर उसके डेथ तक के पीरियड को हम लोग जो है लाइफ स्पैन कहते हैं। यह अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है। कुछ जो जीव हैं कुछ मिनट्स के लिए ही उनका लाइफ स्पैन होता है। कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कई मेनली बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं या पेड़ होते हैं, वह 500 साल 1000 साल तक सरवाइव कर सकते हैं। तो होता है, इसमें 4 स्टेजेस होते हैं। देखिए यहाँ पे यूजुअली इंक्लूड्स 4 स्टेजेस। जो फर्स्ट स्टेज है जिसको हम लोग जुवेनाइलिटी बोलते हैं या किशोरा अवस्था, ठीक है, इस दौरान बर्थ से लेकर जो किशोर अवस्था होती है वह इसके अंतर्गत आता है। इस दौरान जो है जीव जो है या ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वह ग्रोथ करते हैं, वह बढ़ते हैं, उनका आकार जो है वह बढ़ता है, और इस दौरान वह मीन्स अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ग्रोथ करते हैं। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप होता है या सेकेंड स्टेज जो होता है वह होता है मैच्योरिटी का, मतलब परिपक्वता। इस दौरान जो है जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वह अपना जो मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं, रिप्रोडक्शन करने के लिए वो एबल हो जाते हैं। इस मैच्योरिटी के दौरान जो है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स वो मींस रिप्रोडक्शन करते हैं और अपने बच्चों को जन्म देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जो थर्ड स्टेज आता है वह है एजिंग। एजिंग क्या है? एक तरह का ग्रोथ है जो कि मींस धीरे धीरे जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वह डिटोरिएट होना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और उसी में एक आता है टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं सेंसेनेंस। इसका मतलब होता है कि वह इरिवर्सिबल चेंज होता है, जिससे कि कोई ऑर्गेनिज्म वापस वह मींस यंग नहीं हो सकता है, ठीक है। और लास्ट में अल्टीमेट जो फोर्थ स्टेज होता है वह है डेथ। यानी सबसे पहले जुवेनाइलिटी, फिर है मैच्योरिटी, उसके बाद जो है एजिंग एंड सेंसनेस की जो प्रोसेस होती है वह चलती है, और लास्ट में जाकर वह जीव डेथ हो जाता है। तो इन चारों स्टेज को जो है हम लोग एक साथ मिलाकर भी लाइफ स्पैन में रखते हैं।
तो लाइफ स्पैन जो है वह बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ होता है जो जीव का, उसको हम लोग लाइफ स्पैन कहते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स और उसके लाइफ स्पैन को, मतलब मैंने ऑर्गेनिजम्स के नाम लिखे हुए हैं, उसका लाइफ स्पैन मैंने नहीं लिखा हुआ है। ये जनरली जो यहाँ पर आपको जो ऑर्गेनिजम्स के नाम लिखे हुए हैं वो आपके एनसीईआरटी बुक में जो नाम दिए गए हैं मैंने उसके बारे में बस लिखा है। जैसे हम लोग बात करते हैं अलग अलग जीवों का, जैसे हमने बताया कि लाइफ स्पैन अलग अलग होता है, तो उसमें जैसे सबसे पहले बात करते हैं जो बटरफ्लाई होता है। जो बटरफ्लाई है वह देखिए हम लोग जनरली इसको बोलते हैं 1 से लेकर 2 वीक्स तक इसका लाइफ स्पैन होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बटरफ्लाई की ऐसी भी स्पीसीज होती हैं जो कि एक साल, तो हम लोग बटरफ्लाई की बात कर रहे थे, तो बटरफ्लाई जो है वह 1 से 2 वीक्स तक इसकी कुछ स्पीसीज जो है वो सरवाइव करती हैं, उनका लाइफ स्पैन जो होता है 1 से 2 वीक्स होता है। कुछ जो बटरफ्लाईज होती हैं उनका लाइफ स्पैन इससे अधिक भी होता है, 6 मंथ से लेकर 1 ईयर्स तक हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं फ्रूट फ्लाई, जो है उसका 30 डेज का होता है। जो राइस का जो प्लांट होता है वह 3 से लेकर 4 मंथ्स तक इसका लाइफ स्पैन है, ठीक है। इसके बाद जो रोज का जो बुश है, जो गुलाब का जो पौधा होता है, वह लगभग 5 से 7 साल तक यह इसका लाइफ स्पैन है। उसके बाद जो क्रो होता है वह 15 से 16 साल हो सकता है इसका लाइफ स्पैन। उसके बाद काव जो है जो कि 20 से 25 साल तक सर्वाइव। बनाना ट्री जो है वह 25 इयर्स तक सरवाइव करता है, ऐसा बुक में है। लेकिन बहुत जगह पे लिखा हुआ है कि सिर्फ 6 इयर्स, जो बनाना का जो ट्री होता है वो 6 इयर्स तक ही सरवाइव करता है। इसलिए आप यहां ध्यान देंगे, यदि ऑप्शंस जो रहेंगे वह 6 इयर्स रहे तो आप उसे टिक कर सकते हैं। उसके बाद जो है डॉग, देखिए बहुत सारे बुक्स में जो है अलग अलग लाइफ स्पैन भी दिया जाता, दे देते हैं लोग, लेकिन थोड़ा सा आपको इस पे सर्च भी करना होगा कि क्या है एक्चुअल लाइफ स्पैन। जैसे डॉग का 25 इयर्स तक लिख दिया जाता है बुक में कि हाँ वो 25 इयर्स तक है, लेकिन यह 13 से 15 इयर्स तक ही होता है इसका लाइफ स्पैन डॉग का। हॉर्स जो है यह भी लगभग 30 इयर्स तक इसका लाइफ स्पैन है, ठीक है। क्रोकोडाइल जो होते हैं वह 60 इयर्स तक सरवाइव करता है लगभग। एलिफेंट जो है वह 60 to 90 इयर्स तक सरवाइव करता है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वह देखिए 70 इयर्स से लेकर हम लोग 100 इयर्स तक लिख सकते हैं। बहुत सारे जो ह्यूमन बींग है वो 100 इयर्स तक सरवाइव करते हैं। आप लोगों ने पेपर में या कभी न्यूज में ऐसा सुना होगा कि किसी ह्यूमन बींग का जो लाइफ जो है वह 106 इयर्स हो गया है, 105 इयर्स की हैं वो। तो इस तरह से ह्यूमन बींग्स का 70 से 100 इयर्स तक हम लोग लिखते हैं। देखिए पैरट जो होता है तोता, उसके बारे में लिखा हुआ है कि यह 140 इयर्स तक सरवाइव करता है, बुक में जो दिया। लेकिन जब इसको सर्च करेंगे आप तो इसको देखेंगे, पाएंगे कि मैक्सिमम जो है कोई जो पैरट है वो 80 से 90 इयर्स तक ही सरवाइव करता है। जो हमारा जो घर में हम लोग जो पैरट या तोता को जो पालते हैं वह लगभग 20 से 25 साल तक ही उसका लाइफ स्पैन होता है। उसके बाद टॉर्टोइस की, टॉर्टोइस जो है वह 200 साल तक सरवाइव कर सकता है, 200 इयर्स तक सरवाइव करता है। जो गैलापागोस जो टॉर्टोइस की एक प्रजाति है वह लगभग 200 साल तक, उससे अधिक भी वह सरवाइव करती है। जो एक गैलापागोस है कि एक 300 इयर्स तक जीने वाला या लाइफ स्पैन थी उसकी, वह टॉर्टोइस पाया गया है। जो बनियान का जो ट्री होता है, जो बरगद का पेड़, वह 300 साल तक, 200 से 300 साल तक यह सरवाइव कर सकता है। तो ये कुछ प्लांट्स थे या कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके बारे में हम उनका लाइफ स्पैन। तो इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है रिप्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए अब उसको शुरुआत। लाइफ स्पैन के बाद हम लोग का जो अगला टर्म आता है वो है रिप्रोडक्शन। देखिए रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा एक ऑर्गेनिज्म जो है यंग वंस यानी ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है। जो ऑर्गेनिज्म जन्म देता है वो पेरेंट या जनक कहलाता है। जो बच्चे जन्म लेंगे उन्हें हम लोग ऑफस्प्रिंग, संतान या संतति बोलते हैं। तो यह एक सिंपल इसका डिफिनेशन है कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है जीव अपने जैसे संतानों को उत्पत्ति करता है, यानी सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स को जन्म देता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन का पर्पस क्या होता है। देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं कि
जो डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, जैसे हम लोगों ने बात किया हो या पढ़ा है डाइजेशन के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में, एक्सक्रीशन के बारे में, सर्कुलेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो ये जो लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, ये सपोज कीजिए कि किसी की प्रक्रिया सही ढंग से नहीं हो रही है, तो यह जो एक्सक्रीशन की जो प्रक्रिया सही ढंग से उस जीव में नहीं हो रही है, उस कंडीशन में उस जीव के बॉडी को अफेक्ट होगा सिर्फ। लेकिन यदि रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया है, यदि किसी पॉपुलेशन के बहुत सारे मेंबर्स में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया जो है यदि वो अफेक्टेड हो जाती है, तो उस केस में उसके पूरे स्पीसीज पर खतरा आ सकता है एक्सटिंक्शन होने का, मतलब वो विलुप्त हो सकते हैं। तो जो सबसे पहला पर्पस है वो है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज के लिए, मींस रिप्रोडक्शन जो है वह स्पीसीज को आगे बनाए रखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए जरूरी है। दूसरा जो स्टेप है, सॉरी, जो दूसरा उसका जो पर्पस है वो है वेरिएशन। देखिए रिप्रोडक्शन जो है वह ऑर्गेनिक है, ठीक है। एक ही माता पिता के सभी संतान एक समान नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होती हैं, ये वेरिएशन कहलाते हैं। इन्हीं वेरिएशन के कारण जो है कुछ जीवों में बहुत अच्छे अच्छे वेरिएशन डेवलप करते हैं, जो कि आगे पीढ़ी में भी कंटिन्यू करता है, और यह वेरिएशन उन जीवों को अपने एनवायरनमेंट में सही ढंग से एडजस्ट करने में, अडेप्ट करने में मदद करती हैं। तो वेरिएशन भी रिप्रोडक्शन के माध्यम से ही विकसित होते हैं, और इसलिए यह जरूरी है रिप्रोडक्शन। अगला है पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि किसी पॉपुलेशन में, किसी पर्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर कंट्री, किसी पर्टिकुलर सिटी के जो पॉपुलेशन की हम लोग जब बात करते हैं, तो हम लोग वहां पर यह भी स्टडी करते हैं कि उस पॉपुलेशन में कितने यंग वंस हैं, मींस इन्फेंट, छोटे बच्चे कितने हैं, कितने जो है रिप्रोडक्टिव लाइफ में जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस तरह के मींस मेंबर्स कितने हैं, फिर जो ओल्डर एज वाले मेंबर्स कितने हैं। तो ये जो डिफरेंट एज ग्रुप का जो नंबर हम लोग देखते हैं वह बनाता है पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो लास्ट पर्पस है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ का मतलब यहां है रिप्रोडक्शन के द्वारा ही किसी भी एरिया में, किसी भी जगह पर जो लाइफ को कंटिन्यूटी मिलती है। यदि किसी एरिया में हम लोग जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर जो है लाइफ के डिफरेंट फॉर्म्स उतने नहीं हैं, मीन्स यहाँ पर रिप्रोडक्शन सही ढंग से उस जीवों में नहीं हो पाया, या बहुत सारे जीव जो है ऑर्गेनिज्म वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए भी जरूरी है। तो ये पर्पस था रिप्रोडक्शन का, ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके, थोड़ा आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। देखिए शॉट ले लें और आप उस स्क्रीनशॉट से आराम से लिख सकते हैं, और समझना हो तो इस वीडियो को आराम से सुनिए, और मैं पॉइंट वाइज इन सबको डिस्क्राइब करता जा रहा हूं, आप उससे आसानी से समझ सकते हैं, किसी भी तरह की आपको परेशानी नहीं आएगी। देखिए अब बात करते हैं हम लोग, रिप्रोडक्शन जो होता है चाहे वो किसी भी जीव में हो, उसमें उसके कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं। ये बेसिक फीचर्स क्या है, मींस देखिए रिप्रोडक्शन से पहले जो जीव होता है वह कुछ प्रिपरेशन करता है, कुछ तैयारी करता है। उस तैयारियों को हम लोग जो है इसके बेसिक फीचर्स के अंतर्गत स्टडी करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि एक सेल है, वो डिवीजन करना है उसे, और उस डिवीजन से पहले सपोज कीजिए हम एग्जांपल लेते हैं अमीबा की। अमीबा को जो है वह डिवीजन करना है, यानी अपने बच्चों को जन्म देना है रिप्रोडक्शन के द्वारा, तो उससे पहले वह कुछ प्रिपरेशन करता है, तैयारी करता है। उस दौरान जो सिंथेसिस ऑफ आरएनए, प्रोटीन्स, डिफरेंट केमिकल्स, कुछ सेल ऑर्गेनल्स जो है, इन सब का फॉर्मेशन होता है, ताकि जो संतति बने, जो नए ऑफस्प्रिंग बने, उनमें वो केमिकल्स जा सके, या कुछ केमिकल्स जो है इस आगे के प्रोसेस में भी मदद करते हैं। जैसे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है तो उसके लिए कुछ प्रोटीन्स चाहिए, कुछ एंजाइम्स चाहिए, तो ये उसमें भी मदद करते हैं। अब अगला स्टेप है वो है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का भी रेप्लिकेशन जो है वह क्या होता है कि इस जो दोनों सेल बन रहे हैं, मान लीजिए अमीबा के जो दोनों नए जो डॉटर सेल्स बनेंगे, उसमें डीएनए जाना है, ताकि उनके पास समान गुण या कुछ गुणों में भिन्नताएं भी आए तो वो जा सकें, वो डीएनए के माध्यम से जाएगा। तो जब तक डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा तब तक बराबर बराबर भाग में जो है डीएनए दोनों सेल्स में नहीं जा पाएगा, इसलिए रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है, हम में भी होता है यह। उसके बाद सेल डिवीजन की प्रक्रिया आती है। कुछ जीवों में सेल डिवीजन जो है वह ग्रोथ करने में मदद करता है, ठीक है। कुछ जीवों में सेल डिवीजन जो होता है वो रिप्रोडक्शन में ही मदद करता है। जैसे अमीबा में सेल डिवीजन होगा तो वो क्या होगा, 2 ऑर्गेनिजम्स का जन्म उससे हो जाता है, नए ऑफस्प्रिंग का जन्म हो जाता है। लेकिन हम लोगों में सेल डिवीजन जो है वो ग्रोथ करने में मदद करता है।
अब जब सेल डिवीजन के बाद जब नए सेल ग्रोथ करते हैं, मीन्स वो थोड़ा सा साइज में अपना बढ़ेंगे, वो एक्युमुलेट करते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस को जो कि उनको आगे जरूरत। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स है। रिप्रोडक्टिव यूनिट्स का मतलब यहां पर हम लोग बात करेंगे तो गैमेट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जरूरत पड़ती है, तो वो गैमेट्स का फॉर्मेशन इसी फीचर के अंतर्गत आता है, मतलब वो रिप्रोडक्शन के लिए वो गैमेट्स बनाएंगे। उसके बाद जो है ये जो नए इंडिविजुअल्स जो है वह उन्हीं गैमेट्स के फ्यूजन के द्वारा जो है नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाएगा और इस तरह से नए ऑफस्प्रिंग का जन्म होता है। तो ये जो प्रोसेस है, फीचर्स जो हम लोगों ने पढ़ा रिप्रोडक्शन के, ये लगभग हर जीव में होते हैं। तो इसके बाद हम लोग जो है अगले टर्म पे जाएंगे जो कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है। देखिए, जब हम लोग टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो मेनली दो तरह का होता है। रिप्रोडक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं वह दो तरह का होता है। सबसे पहला जो है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत से डिफरेंसेस है। जो सबसे बेसिक जो डिफरेंस है अभी हम लोग उसको स्टडी करेंगे, जो उसके डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पर यह जान लें हम लोग कि ये दोनों डिफरेंस मींस होते क्या है। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है लैंगिक जनन। इसका हिंदी लैंगिक जनन होता है। हमने सिर्फ एसेक्सुअल लिखा है और सेक्सुअल लिखा है, आपको यहां पे ध्यान रखना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखना है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखना है। यहां देखिए, सबसे पहला बात होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ध्यान रखना है, यह रिप्रोडक्शन का ही एक तरीका है जिसके द्वारा जो पेरेंट होते हैं, पेरेंट सेल होगा या जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होगा, वह अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को जन्म देंगे। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट होता है, मेल और फीमेल इसमें नहीं होते हैं। में सिर्फ एक पेरेंट जो है वह इसमें जरूरत होता है। उसी पेरेंट के द्वारा जो है डॉटर सेल्स या जो ऑफस्प्रिंग का जन्म होता है। तो यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम लोग जब बात करते हैं तो इसमें दो पेरेंट्स होते हैं जो कि अपोजिट सेक्स के होते हैं, मेल एंड फीमेल। और इस प्रक्रिया में मतलब यह भी एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें कि दो मेंबर्स की जरूरत होती है, अपोजिट सेक्स वाले मेंबर्स की। और यह इस दौरान जो है गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। मेल जो होंगे वो मेल गैमेट बनाएंगे, जो फीमेल होंगे वो फीमेल गैमेट बनाएंगी, और वो दोनों गैमेट्स फ्यूज करेंगे और जाकर ऑफस्प्रिंग का जन्म होगा उसके बाद, फ्यूजन के बाद। और इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। बस इसमें हमें ध्यान रखना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसके द्वारा जीव जो है बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन इसमें एक ही पेरेंट होता है, मेल और फीमेल इसमें नहीं होते हैं, और वह सिर्फ एक पेरेंट के द्वारा नए ऑफस्प्रिंग का जन्म होता है, गैमेट्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। और भी डिफरेंसेस जो है वो हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें दो मेंबर्स की जरूरत होती है जो कि अपोजिट सेक्स वाले होंगे, मेल एंड फीमेल। मेल जो है वो मेल गैमेट बनाता है, फीमेल जो है वो फीमेल गैमेट बनाती है। फिर दोनों गैमेट्स के मिलने से फ्यूजन होने की प्रक्रिया को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इस फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद जाइगोट का निर्माण होता है। वह जाइगोट जो है उससे ही नए जीव का फिर विकास होगा, ग्रोथ होकर वह नए जीव को के रूप में जन्म लेगा। तो इस तरह से हम लोग अगले पार्ट में इसके डिफरेंसेस को हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए, हाँ, तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका डिफिनेशन जान लिया है। अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने अभी जस्ट बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है सिर्फ उसमें एक पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है, और वही एक पेरेंट जो है वह मींस बच्चों को जन्म देगा। तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट है, इन्वॉल्व सिंगल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल, और वो मिलकर मींस बच्चों को जन्म देते हैं। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है नो प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, मींस
ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है गैमिट्स के प्रोडक्शन नहीं होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं वह गैमिट्स को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट्स का प्रोडक्शन होता है, मेल जो पेरेंट होता है वह मेल गैमिट प्रोड्यूस करेगा, जो फीमेल पेरेंट होते हैं वह फीमेल गैमिट को प्रोड्यूस करेंगी। उसके बाद जो थर्ड डिफरेंस है वो है नो फ्यूजन ऑफ गैमिट्स। जब गैमिट्स बन ही नहीं रहा है इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो फ्यूजन ऑफ गैमिट्स की कोई सवाल ही नहीं है, यानी इसमें फ्यूजन ऑफ गैमिट्स नहीं होता है। जबकि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मेल गैमिट और फीमेल गैमिट फ्यूज करेंगे, इस प्रक्रिया को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और उसके पश्चात जो है वो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। याद रखना है, फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। यह जाइगोट जो है वह आगे चलकर नए ऑफस्प्रिंग के रूप में जन्म लेगा या ग्रोथ करेगा। अगला जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ माइटोसिस की प्रक्रिया होती है। ध्यान देना है यहाँ पर कि यहाँ पर सिर्फ माइटोसिस की प्रक्रिया होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें जबकि माइटोसिस और मियोसिस दोनों सेल डिवीजन होते हैं। माइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा जो है यह एक बार जाइगोट बनने के बाद माइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा जो है ग्रोथ करता है, बॉडी का या ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है माइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा। जो भी रिपेयरिंग की प्रोसेस है वह भी माइटोसिस के द्वारा होती है। मियोसिस के द्वारा वापस वह गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा। जब वो रिप्रोडक्टिवली वो मैच्योर हो जाएगा तो वह मियोसिस की प्रक्रिया के द्वारा ही गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा और फिर अपने बच्चों को जन्म देगा। उसके बाद जो है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो अगला डिफरेंस है और इसके बीच में कि ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स के। ठीक है, जो बच्चे जन्म लेते हैं वह क्लोन कहलाते हैं और अपने जैसे पेरेंट के ही समान वो होंगे। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि बच्चे जो जन्म लेंगे वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। देखेंगे हम लोग, हमने जस्ट अभी बताया कि जो एक ही माता पिता के जो बच्चे होते हैं वह अलग अलग हो जाते हैं। वो डिफरेंस जो है वह उनके जेनेटिक्स में डिफरेंस आने के कारण होता है, जो कि मियोसिस के द्वारा समय होती है। वो चेंजेस हम लोग ये जो यूनिट 2 है उसमें हम लोग देखेंगे कैसे वो जेनेटिकली डिफरेंट मीन्स बच्चे जन्म लेते हैं या क्या प्रोसेस के द्वारा जेनेटिकली वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो उसके बाद देखिए जेनेटिक वेरिएशन के चांसेस इसमें लो हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बार क्या होता है कि हम लोग जिस ये अभी हमने पॉइंट पढ़ा कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, बहुत बार क्या होता है कि नहीं ये थोड़े से वेरिएशन शो करते हैं अपने पेरेंट्स से, ये थोड़े से अलग हो सकते हैं, लेकिन ये जो चांसेस होता है बहुत ही कम होता है इनमें वेरिएशन आने का। ठीक है, जबकि इसमें बहुत ज्यादा चांस होता है वेरिएशन होने का। सबसे पहला जो वेरिएशन होने का चांसेस होता है मियोसिस के समय जब गैमेट्स बनते हैं तो उसमें जो रिकॉम्बिनेशन होती है, फिर जो गैमेट्स का जो मींस असॉर्टमेंट होता है जो डिफरेंट जीन्स का, तो इसके कारण से बहुत सारे वेरिएशन आने के इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। ये हमें जो वेरिएशंस क्यों आते हैं ये हम लोग यूनिट 2 में पढ़ेंगे। तो अभी बस आपको इतना ध्यान देना है कि इसमें जेनेटिक वेरिएशन के चांसेस अधिक होते हैं जबकि इसमें जेनेटिक वेरिएशन के चांसेस कम होते हैं। अगला है देखिए नॉट वेरी यूजफुल इन इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वह इवोल्यूशन में मदद नहीं करता है। थोड़ा सा यहाँ भी यह पॉइंट जो है हम लोग लिखते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया ही थे। उसी एक बैक्टीरिया में धीरे धीरे बहुत सारा चेंजेज आता गया और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है इस अर्थ पे जो है वो बने। तो हम लोग पढ़ेंगे इसको कि नॉट वेरी यूजफुल इन इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, लेकिन है ये भी यूजफुल। थोड़ा सा कम है, धीरे होता है, स्लो, लेकिन इसमें देखिए इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज बहुत तेजी से होने के चांसेस होते हैं क्योंकि वेरिएशन बहुत ज्यादा आता है। तो इस ढंग से इस पार्ट में हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। तो आज के जो पार्ट में, आज के जो हम लोगों ने जो क्लास हुई हमारी, उसमें हम लोगों ने सबसे पहले लाइफ स्पैन के बारे में स्टडी किया। उसके बाद हम लोगों ने जो है रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, उसका पर्पस क्या होता है, उसके क्या फीचर्स होते हैं और लोगों ने पढ़ा। और टाइप्स के बाद उसका हमने एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंसेस के बारे में स्टडी किया। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगले पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग अपने घरों में रहें और अच्छे ढंग से पढ़ाई करें। जो भी चीजें आपको लिखनी है स्क्रीनशॉट के द्वारा आप लिख सकते हैं आसानी से, और अपना ध्यान रखें।